हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। बिहार जीविका भर्ती सीरीज में आपका स्वागत है, जिसके तहत आज हम लोग देखेंगे ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का सब्जेक्ट नॉलेज। तो जी हाँ, ये लास्ट चैप्टर है। इससे पहले जो भी चैप्टर्स थे सेक्शन 1, सेक्शन 2 या फिर सेक्शन 5, जिसमें हमने लाइवलीहुड प्रमोशन के बारे में देखा था, वो सारे सीरियल वाइज हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जीविका नाम से एक प्लेलिस्ट होगा, उसमें वह अपलोडेड है। आप लोग जाके वहां से चेक कर सकते हैं, जिन्होंने अभी तक नहीं देखा, और जो लोग रिवाइज भी करना चाहते हैं वहां से कर सकते हैं। तो आज इसका लास्ट चैप्टर जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड कन्वर्जेंस, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं शेयर करना चाहता हूँ। आप लोग की तैयारी जिस भी माध्यम से हो रही है, चाहे मेरे चैनल के माध्यम से या फिर किसी और चैनल के माध्यम से, तो आप लोगों ने इसका थ्योरी पढ़ा और आपको लगभग समझ भी आ गया होगा कि क्या होता है सब्जेक्ट नॉलेज, क्या क्या डिस्कस हमें करना है। लेकिन ये चीज हमें नहीं पता है कि क्वेश्चंस किस प्रकार के पूछे जाएंगे। उसके लिए उसको इवेलुएट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट सीरीज देते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं। तो उसी के बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूं। हम लोग एक जीविका टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, खास ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए। पहले ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए मैं शुरू कर रहा हूं। उसमें मैंने 10 फुल लेंथ एग्जाम रेडी टेस्ट, मतलब कि जो भी एग्जाम के पैटर्न पे क्वेश्चंस रहेंगे उस हिसाब से मैंने तैयार किया है। और ये सिलेक्टिव क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन एक फ्री टेस्ट है मैंने अवेलेबल किया है संडे 9 नवंबर 2025 को, यानी कल सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक। वो आप अटेंड करके देख लीजिए, उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस रहेंगे जो कि आपके एग्जाम में आने की संभावना है। और इस टेस्ट के साथ आपको मैं फुल एक्सप्लेनेशन का पीडीएफ दूंगा, जो भी टेस्ट होंगे। तो ये पूरा टेस्ट जो 10 फुल लेंथ टेस्ट है, वो आप मात्र 199 रुपए में खरीद सकते हैं और इससे जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये फ्री टेस्ट दे दीजिए, जो कि कल कंडक्ट होगा सुबह 8 बजे से 12 बजे तक। और आप अपनी तैयारी को इवेल्युएट करिए कि आपका लेवल क्या है, आपको और पढ़ने की जरूरत है, किन पहलुओं को आपको पढ़ने की जरूरत है। ये सब कुछ आपको टेस्ट सीरीज के तहत ही पता चलता है। हम लोग टेस्ट सीरीज इसी के लिए ही देते हैं। और उसमें पूरा रैंकिंग, जितने लोग भी उस टेस्ट को कंडक्ट कराएंगे इस टाइम फ्रेम में, उसका रैंकिंग भी आपको दिखाया जाएगा कि क्या रैंक आप स्कोर कर रहे हैं, कितने लोगों ने इस टेस्ट को अटेंड किया है और उसमें आपका क्या पोजीशन रहा है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए आप इंक्वायरी कर सकते हैं इस नंबर पे, कॉल भी कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। चलिए अब हम लोग मेन सब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का सब्जेक्ट नॉलेज का सेक्शन 6, जिसके तहत हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड कन्वर्जेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यानपूर्वक इसको पढ़िएगा। सबसे पहला हमें पढ़ना है प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, मतलब प्रोजेक्ट की प्लानिंग कैसे होती है और उसका क्रियान्वयन कैसे होता है, जिसके तहत हमें एनुअल एक्शन प्लान बनाने का तरीका पता चलेगा, कैसे हम लोग एनुअल एक्शन प्लान बनाते हैं। दूसरा है प्लान बना लिए तो उसका मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन हम लोग कैसे करेंगे। उसमें कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। फिर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, उसके बारे में जो हमारे सिलेबस में दिया गया है उसी चीज को मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कन्वर्जेंस। क्या होता है एनआरएलएम के तहत कन्वर्जेंस, उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होती है, उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और सबसे लास्ट में है बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन। किसी भी ऑफिस, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं तो वहां का जो बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन है वह आपको पता होना चाहिए, जिसके तहत हम लोग जानेंगे बेसिक ऑफिस प्रोसीजर्स और फाइनेंशियल रूल्स। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अभिषेक। तो सबसे पहला टॉपिक है प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि परियोजना नियोजन और उसका क्रियान्वयन। तो इसके बारे में पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम लोग देख लेते हैं कि ये प्रोजेक्ट प्लानिंग यानी परियोजना नियोजन होता क्या है। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग ग्रामीण विकास प्रबंधन की नींव है। हम लोग एनआरएलएम के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, तो एनआरएलएम को उसका उद्देश्य क्या है कि वह ग्रामीण विकास के लिए काम कर रहा है। तो किसी एक पहलू को तो वो डेवलप करेगा नहीं, बल्कि सब कुछ को वो डेवलप करना चाहेगा। ओवरऑल अप्रोच पे ये काम करती है। इसमें यह निर्धारित किया जाता है कि कौन सा कार्य करना है, किसके द्वारा करना है और किन संसाधनों के साथ और कितने समय में। कोई भी चीज हम लोग करते हैं तो उसके पहले हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम लोग एक रोड मैप तैयार करते हैं, मतलब एक प्रोजेक्ट या फिर प्लान बनाते हैं। जैसे आप एग्जाम की ही तैयारी कर रहे हैं तो आपने एक प्लान बनाया होगा कि हाँ, मुझे पहले सिलेबस हम लोग देखते हैं, वो संसाधन हमारे पास अवेलेबल है, फिर उससे रिलेटेड कौन कौन से बुक्स हैं, मटेरियल्स हैं, रिसोर्सेज हैं, ये सब चीज देखते हैं। वो आप फिर प्लान बनाते हैं कि हमें क्या करना है, सबसे पहले किस टॉपिक को हमें कवर करना है। सबसे ज्यादा मार्क्स जो है क्वेश्चन सब्जेक्ट नॉलेज से पूछे जाएंगे, इसलिए सब्जेक्ट नॉलेज का सिलेबस वास्ट है, उसको हमें पहले करना है। हर स्टेजेस का एक अलग ही प्लान होता है, वो हम लोग डिसाइड करते हैं और कितने समय में उसको अचीव करना है। प्लान हमेशा समयबद्ध होता है, ऐसा नहीं कि अनंत काल के लिए वो प्लान बना रहता है। समय समय पे उस पर अपडेशन भी किया जाता है। तो योजना निर्माण से विकास गतिविधियां सुव्यवस्थित और परिणामोन्मुख होती है, यानी कि वह ऑर्गेनाइज्ड होती है प्लान से
और वह रिजल्ट ओरिएंटेड होती है, मतलब कि हम लोग उस रिजल्ट को माप सकते हैं। ये टेस्ट मैं क्यों कंडक्ट करवा रहा हूँ, ताकि या फिर आप लोग क्यों टेस्ट देते हैं, मॉक टेस्ट क्यों देते हैं, कि आप अपना जो तैयारी है उसको आंक सके कि आप कितना लेवल तक आपने पढ़ाई किया है और आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे, आपको अपना लेवल पता चलता। ठीक उसी तरीके से ग्रामीण विकास में या फिर किसी भी प्रोजेक्ट में अगर हम लोग रिजल्ट को माप नहीं सके तब तो फिर वो प्लान यूजलेस है। इसके तहत बनाया जाता है आपका एनुअल एक्शन प्लान, जो हमारे सिलेबस में दिया गया है। तो एनुअल एक्शन प्लान को हम लोग हिंदी में बोलते हैं वार्षिक कार्य योजना। ये प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए कार्य योजना का एक खाका होती है। खाका कहने का मतलब कि ये एक रोड मैप होती है, यहाँ वर्ड लिखा हुआ है, ट्रांसलेट मैंने किया था तो ये खाका आ गया। बेसिकली ये एक तरीके का प्लान ही होती है जो एक शॉर्ट टाइम के लिए होती है। देखिए, एक प्लान हो गया हमारा ओवरऑल, हमारा लक्ष्य है ग्रामीण विकास, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम लोग छोटे छोटे प्लान्स बनाएंगे, छोटे छोटे टाइम फ्रेम के लिए। तो कोई भी सरकार बनती है, इसे आप लोग एग्जाम्पल से ऐसा समझ लिए, चाहे केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार, तो उनका एक समय सीमा होता है कि वह 5 साल के लिए बनेगी सरकार। तो ये 5 साल का उनका लक्ष्य होता है कि ये 5 साल में हमें जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, अगर एक सीएम है तो उनको स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि उनको ये चीज प्राप्त करना, वो एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर साल क्या करते हैं, वह बजट पेश करते हैं एक फाइनेंशियल ईयर के, जिसमें वो लोग यह पेश करते हैं कि एक साल में, इस फाइनेंशियल ईयर में हम लोग किन किन क्षेत्र का डेवलपमेंट करेंगे और उसके लिए इतना खर्च होगा, और वह जो निधि है हम लोग कहाँ से लाएंगे, और भी इससे जुड़ी हुई जो बातें होती हैं कि हम लोग क्या क्या करेंगे, कौन सी योजनाएं लाएंगे इस चीज को डेवलप करने के लिए। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ एनुअल एक्शन प्लान भी है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए यह कार्य योजना बना का एक रोड मैप होती है, जो क्या करती है, आधारभूत सर्वेक्षण, संसाधन मानचित्रण और सामुदायिक परामर्श के आधार पर तैयार की जाती है। तो ये एनुअल एक्शन प्लान कैसे तैयार की जाती है, आधारभूत सर्वेक्षण यानी कि बेसलाइन सर्वे, एकदम ग्राउंड लेवल पे सर्वे करके कि क्या कमी है, क्या आवश्यकता है और क्या चुनौती है, वो सब चीज को देखते हैं। कौन कौन से संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं और जो उपलब्ध नहीं है उनको कहाँ से हम लोग उपलब्ध करा सकते हैं। और सामुदायिक परामर्श, मतलब कि ये कम्युनिटी कंसल्टेशन, जिस भी कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, जिस भी ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं उनका डेवलपमेंट के लिए, उनके परामर्श के आधार पर यह एनुअल एक्शन प्लान तैयार की जाती है। अब इसमें कुछ चरण होते हैं, चलिए उस एनुअल एक्शन प्लान को बनाने में क्या मुख्य चरण है। तो सबसे पहला होता है आपका सिचुएशन एनालिसिस, यानी कि स्थिति विश्लेषण। तो स्थानीय आवश्यकताओं, संसाधनों और चुनौतियों का मूल्यांकन, यही हुआ बेसलाइन सर्वे, जिसमें हमें पता चलता है कि जिस स्थान को हम डेवलप करना चाहते हैं उसमें क्या आवश्यकता है और क्या संसाधन मौजूद हैं उस चीज को प्राप्त करने के लिए, और उससे जुड़ी हुई कौन कौन सी चुनौती है। अब दूसरा है लक्ष्य निर्धारण यानी गोल सेटिंग। तो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि क्या आवश्यकता है, कौन कौन से संसाधन मौजूद हैं और उनसे जुड़ी हुई कौन सी चुनौतियां, ये सब कुछ हमें पता चल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, लक्ष्य का निर्धारण करेंगे। तो जो भी लक्ष्य निर्धारण कर रहे हैं वह समयबद्ध होना चाहिए और मापनीय उद्देश्यों का निर्धारण होता है। बेसिकली इसमें हम लोग ये देखते हैं कि जो हमें लक्ष्य प्राप्त करना है इतने समय अंतराल के अंदर करना है। ऐसा नहीं कि भैया लक्ष्य कभी भी प्राप्त हो, तब तो फिर वो किसी मीनिंगलेस रहेगा। और वह लक्ष्य जो है मापनीय, मतलब अभी की स्थिति और बाद की स्थिति में डिफरेंस होना चाहिए, हम लोग माप सकते हैं, ऐसा होना चाहिए हमारा लक्ष्य। तीसरा, गतिविधि मानचित्रण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्टिविटी मैपिंग। तो इसमें हम लोग देखेंगे प्रमुख हस्तक्षेपों की सूची बनाना, जैसे कि हमें क्या क्या करना है, किस किस चीजों को हम लोग करेंगे कि उस क्षेत्र में विकास हो। जैसे कि आजीविका संवर्धन के लिए हम लोग क्या करेंगे, कौन कौन सी गतिविधि करेंगे। कौशल प्रशिक्षण के लिए हम लोग अगर कौशल प्रदान करना है तो कौशल प्रशिक्षण के लिए हम लोग क्या क्या करेंगे, कौन कौन सा स्टेप लेंगे। और अवसंरचना निर्माण, मतलब कि किस किस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग डेवलप करेंगे, क्या सिर्फ सड़क बनाएंगे, सिर्फ आवास प्रदान करेंगे। तो उस जगह की आवश्यकता के हिसाब से ये सब चीज हम लोग डिसाइड करेंगे और उस प्लान में हम लोग उस चीज को मेंशन करेंगे। अगला है संसाधन आवंटन। यहाँ हमने देख लिया कि आवश्यकता क्या है, टाइम हमने डिसाइड कर लिया, कौन कौन सा काम हम लोग करेंगे। अब वह काम करने के लिए हमारे पास फंड होना चाहिए, कितना ह्यूमन रिसोर्सेज लगेंगे यानी मानव संसाधन की जरूरत पड़ेगी ये, और सामग्री, कितना सामग्री लगेगा। इन सब चीजों का हम लोग बजट निर्धारण करते हैं, कितने पैसे लगेंगे। और सबसे लास्ट में क्या करेंगे, ये सब चीज जब हो गया तो उसको हम लोग लागू कर देंगे, यानी क्रियान्वयन ढांचा कैसे वह लागू किया जाएगा। स्वयं सहायता समूहों की मदद से, पंचायतों की मदद से, गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओज की मदद से, या फिर विभागों
की भूमिका तय करना। मतलब कि इन सब में हम लोग देखेंगे कि स्वयं सहायता समूह की मदद से किन किन चीज़ों को लागू करना है, तो उनका क्या रोल होगा वो हम लोग इसमें देखेंगे, मेंशन करेंगे। पंचायतों का क्या रोल है, वो सब कुछ हम लोग भूमिका तय करेंगे उस प्लान को लागू करने के लिए। उसके बाद यह लागू हो गया। अब ये प्लान हम लोग देखना है कि यह प्लान वाकई में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। जो हमने डिसाइड किया था, जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया था, वह प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका हम लोग निगरानी करते हैं और मूल्यांकन करते हैं, यानी मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, जो कि हमारा अगला टॉपिक है। देखिए, इसको इस तरीके से समझ लेते हैं। यहाँ पे इन सब चीज़ों के लिए हम लोग बीपीएम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमने सिलेबस देखा, यहाँ सिचुएशन एनालिसिस किया कि हमारी आवश्यकता क्या है। तो ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का एग्जाम क्रैक करना और नौकरी लेना। संसाधन हमारे पास कौन कौन से उपलब्ध हैं, तो बुक्स अवेलेबल हैं या नहीं है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अवेलेबल हैं या नहीं, नोट्स, पीडीएफ, वीडियोस कहाँ कहाँ अवेलेबल है, ये सब चीज़। चुनौती क्या है कि हम लोग कोई कोर्स परचेज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर बुक है तो कोई स्पेसिफिक बुक तो है नहीं, इसके लिए कोई एक बुक में ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है। तो ये सब चीज़ हम लोग पहले मूल्यांकन किए। फिर हमने लक्ष्य निर्धारण किया कि एग्ज़ाम जब भी हो, हम लोग 2 महीना के अंतर्गत इस चीज़ को हम लोग तैयार कर, जब से हमने फॉर्म फिलअप किया उस समय से लेके हम लोगों ने एक टाइम डिसाइड किया कि 2 महीना के लास्ट में हम लोग इस चीज़ को प्राप्त कर लेंगे। और मापनीय उद्देश्य, तो हमारा लेवल हमें कैसे पता चलेगा। सबसे पहले हम लोग उसके क्वेश्चंस को देखते हैं इनिशियल लेवल पे, तो वो क्वेश्चन हमारे समझ में भी नहीं आ रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट नॉलेज और बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो हमको पता नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या थे, जीरो थे। अब 2 महीना के बाद हमारा लेवल जो है वह टेस्ट सीरीज देके हमें पता चलेगा कि हम लोग किस लेवल पे पहुंचे हैं, जीरो से किस लेवल पे आए हैं। तीसरा कि एक्टिविटी मैपिंग, हम लोग को क्या क्या करना है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। जो हम लोग क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे, कैसे पढ़ाई करेंगे, किस माध्यम से पढ़ाई करेंगे। तो ऑनलाइन कोर्स पे, या फिर यूट्यूब वीडियोस से, या फिर कोई बुक से जिसमें पीवाईक्यू मेंशन्ड है, उस सब चीज़ों से हम लोग एक्टिविटी मैपिंग करेंगे, क्वेश्चंस बनाएंगे, टेस्ट सीरीज देंगे, मॉक टेस्ट देंगे। उसके बाद रिसोर्स एलोकेशन, सब चीज़ों के लिए हम लोग फंड देंगे। अगर ऑनलाइन कोर्स ले रहे हैं तो उसके लिए हमें फी पे करना होगा, वह फी हम लोग कहाँ से लाएंगे। अगर वर्किंग है तो ठीक है, अगर नॉन वर्किंग है, स्टूडेंट है, तब वो पैसा, क्योंकि जो भी पैसे लग रहे हैं मॉक टेस्ट के लिए या फिर कोर्स के लिए, उन सब चीज़ों का हमें आवंटन तो करना होगा, उसका इंतजाम करना होगा। और सबसे लास्ट में है इम्प्लीमेंटेशन, मतलब क्रियान्वयन ढांचा। तो कैसे लागू किया जाएगा, वह टाइम टेबल हम लोग बनाएंगे, हम लोग ग्रुप स्टडी करेंगे, ये सब चीज़ करेंगे। वो सब चीज़ हो गया आपका मुख्य चरण एनुअल एक्शन प्लान बनाने में, या फिर आपको एग्जाम की तैयारी करने में। तो यहाँ मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रहा था, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। और ये सब चीज़ करने के बाद हम लोग निगरानी तंत्र तो करेंगे कि क्या हम लोग सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या हम लोग कुछ काम गलत कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि निगरानी करने के लिए आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं और एग्जाम के 1 सप्ताह पहले आप लोग करिएगा, तब तो फिर आपके पास समय ही नहीं बचेगा कि उस गलती को सुधारने के लिए। तो निगरानी जो है आप समय समय पे करिएगा, हो सकता है 2 दिन पे करिए, 1 सप्ताह पे करिए। और इवैल्यूएशन, तो निगरानी हम लोग कर रहे हैं वो कंटिन्यूड प्रोसेस है। इवैल्यूएशन करने का मतलब है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो उससे हमारा लक्ष्य प्राप्त होगा या नहीं होगा, यही चीज है। चलिए इसे हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। अनुश्रवण यानी कि निगरानी, जिसको मॉनिटरिंग बोलते हैं, और मूल्यांकन इवैल्यूएशन परियोजना प्रबंधन की नींव है। कोई भी प्रोजेक्ट हम लोग बनाते हैं तो उसके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की यह रीढ़ है। निगरानी यानी अनुश्रवण एक सतत प्रक्रिया है, यानी कंटिन्यूड प्रोसेस है। देखिए यहाँ मैंने कन्वर्ट किया, यहाँ कंटिन्यूअस को यहाँ सतत इन्होंने मेंशन कर दिया, तो इसको आप निरंतर समझिएगा। तो निगरानी जो तंत्र है वह एक कंटिन्यूड प्रोसेस है, जिसके माध्यम से परियोजना की प्रगति का आकलन किया जाता है। निगरानी हम लोग हमेशा करते हैं, जैसे प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं उस लेवल से ही हम लोग निगरानी करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि अगर बहुत समय बाद हम लोग करेंगे तो जो भी इसमें कमियां, अगर हम लोग गलत कर रहे हैं तो गलत करते चले जाएंगे। लेकिन अगर निगरानी उसको समय समय पे कर रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि अच्छा हम लोग गलत कर रहे हैं, यहाँ पे हमें रुक जाना चाहिए और इसको दूसरे तरीके से करना चाहिए। वही चीज होता है कि निगरानी एक निरंतर प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से परियोजना की प्रगति का आकलन किया जाता है। जबकि मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन नियत अंतराल पे, एक टाइम पीरियड पे ही इसको किया जाता है, कि परियोजना के परिणामों एवं प्रभावों की समीक्षा करता है। इवैल्यूएशन आप हमेशा नहीं करते, लेकिन एक सर्टेन टाइम की बात करते हैं। जैसे मैंने आपको तैयारी के बारे में बताया था, एग्जाम की तैयारी, सिर्फ बीपीएम की नहीं, कोई भी आप तैयारी करते हैं तो उसको आप आंकते कब है, हो सकता है 1 सप्ताह के बाद या 1 महीना के बाद, वो आप अपना लेवल देख के।
लेकिन यह ग्रामीण विकास के बारे में बात हो रहा है बहुत बड़े लेवल पे। तो उसमें क्या होता है, एक सर्टेन टाइम हो सकता है, जैसे कि 1 साल का यह प्लान है तो ये लोग 4 क्वार्टर में उस चीज को बांट दे, 3-3 क्वार्टर में, कि 3 क्वार्टर में हमारा लक्ष्य है, इसको अचीव करना है, और उसके बाद हम लोग फिर ये देखेंगे कि हम लोग कहाँ थे, यहाँ जीरो है। अगर फिर यहाँ जीरो पे पहुंच गए तब तो हमें स्ट्रैटेजी चेंज करने की जरूरत है। अगर जीरो से हम लोग 5 पे पहुंच रहे हैं तो चलिए प्लान अच्छा जा रहा है, अब इसमें जो भी हमें सुधार करना है वो हम लोग करेंगे, फिर अगले क्वार्टर में उसको रिव्यू करेंगे। तो यही चीज होता है इवैल्यूएशन का। अब चलिए मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन इससे जुड़ी हुई कुछ मुख्य विशेषताएं देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मॉनिटरिंग यानी निगरानी से। इसमें क्या देखा जाता है, इसमें निवेश गतिविधियों और प्राप्त परिणामों से जुड़ा डेटा एकत्र किया जाता है, जैसे प्रशिक्षित स्व सहायता समूहों की संख्या, वितरित निधि की मात्रा और पूर्ण कार्यों की संख्या। तो इसमें हम लोग मॉनिटरिंग में देखते हैं हमें कैसे पता चलता है कि हम लोग ये काम कर रहे हैं। जैसे एक दिन का ही हम लोग डेटा लेंगे, एमआईएस के जरिए, एमआईएस बेसिकली एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है, उसमें हम लोग जो भी एसएसजी बनता है, जब भी वो रजिस्टर होता है फर्म में, एनआरएलएम में, तो वह उस एमआईएस में तुरंत उसको रजिस्टर करना होता है। तो उसमें हम लोग देखते हैं कि कितने एसएसजी को हम लोगों ने, उसकी नंबर्स हम लोगों ने ट्रेनिंग प्रदान किया, कितना फंड का इस्तेमाल किया गया और कितना काम हमारा कंप्लीट हुआ। जो भी काम हमने आज डे के स्टार्टिंग में हमने डिसाइड किया था, वह डे के एंड में हमारा कितना कंप्लीट हुआ है, ये सब कुछ होता है मॉनिटरिंग में। इवैल्यूएशन में हम लोग क्या देखते हैं, उसकी क्या विशेषता है, तो यह परियोजना की दक्षता यानी एफिशिएंसी देखती है कि कितना एफिशिएंट है, कितना कारगर है वो। दूसरा, उसकी प्रभावशीलता, वह प्रोजेक्ट कितना इफेक्टिव है, कितने लोगों पे यह प्रभाव डाल रहा है और उससे कितने लोगों की सुधार हो रही है। यह चीज प्रभावशीलता बेसिकली यही होता है। और स्थायित्व का आकलन करता है, मतलब कि वह टिकाऊ है या नहीं है। तो ये चीज भी हमें इवैल्यूएशन में ही पता चलता है कि ये जो हम लोग कदम उठा रहे हैं क्या वह सही है या नहीं है। तो यह प्रश्न उठाता है बेसिकली, या फिर उसका आंसर देता है कि क्या परियोजना ने अपने उद्देश्यों को प्राप्त किया। इवैल्यूएशन स्टेज में हमें यही पता चलता है। अब इन सब चीजों को आंकने के लिए हम लोग कुछ इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, संकेतक का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे संकेतक में हो गया सबसे पहला आर्थिक संकेतक यानी कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, जिसके जरिए हमें पता चलता है कि आय में वृद्धि हुई है या नहीं हुई है, ये संख्या बताती है। तो अगर संख्या इंक्रीज हुई है, अगर आय में वृद्धि हुई है, तब हमारा प्रोजेक्ट जो है सही है। रोजगार सृजन, कितने लोगों को हमने रोजगार सृजन में मदद किया है, पहले बेरोजगारी बहुत ज्यादा थी, अब बेरोजगारी कम हुई है। तो ये सब डेटा वाइज रिलीज होता है, हम लोग उसी रिपोर्ट को, उसी इंडेक्स को पढ़ते हैं। दूसरा, सामाजिक संकेतक यानी कि सोशल इंडिकेटर्स। तो महिलाओं की सहभागिता बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, ये भी चीज हमें पता चलता है। स्वास्थ्य सुविधाएं, हम लोग कितना स्वास्थ्य सुविधाएं हम लोगों ने उपलब्ध कराया है, कितने लोगों का जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज था वह चीज दूर हुआ। स्वच्छता पे हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, ये सब चीज हमारे सामाजिक संकेतक के रूप में हमें पता चलता है। तीसरा क्या है, संस्थागत संकेतक। तो एसएसजी का प्रदर्शन यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कैसा परफॉर्म कर रही है, अच्छा कर रही है, खराब कर रही है। अगर खराब कर रही है तब हमारे प्रोजेक्ट में खराबी है, हमारे उसके इम्प्लीमेंटेशन में खराबी है, हम लोग वहां सुधार करेंगे। और अभिसरण की सफलता यानी कन्वर्जेंस जो होता है, वह कन्वर्जेंस मतलब होता है कि बहुत सारे स्कीम्स का फायदा एक साथ मिलाकर उनको प्रदान किया जाता है। वो एक साथ मिला के कोई नया स्कीम नहीं बना दिया जाता। ये शुरू से ही मैं बता रहा हूँ कि कन्वर्जेंस का मतलब ये नहीं होता। उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे तो उसमें उसकी सफलता का हमें पता चलता है कि कन्वर्जेंस करने से कोई फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। ये हो गया संस्थागत संकेत। अब इसको देखने के लिए हम लोग एक सिस्टम का प्रयोग करते हैं। इसको देखने के लिए नहीं, बल्कि ये उसमें से एक कार्य है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में बहुत सारा चीजें रिकॉर्ड होता है, जिसके जरिए हमारा कुछ लक्ष्य जो हम लोग निर्धारित हम लोगों ने किया था, उस चीज के बारे में हम लोग आकलन कर सकते हैं और उसकी निगरानी भी कर सकते हैं। एमआईएस बेसिकली क्या है, यह एक संगणक आधारित प्रणाली है, यानी कि कंप्यूटराइज्ड बेस्ड सॉफ्टवेयर है, जो परियोजना के डेटा को एकत्र करता है, संग्रहित करता है और विश्लेषित करता है। उसने कलेक्ट किया, एनालाइज किया और उसको स्टोर करता है। एमआईएस रिपोर्ट से नीति निर्माताओं को प्रारंभिक स्तर पर बाधाएं पहचानने में मदद मिलती है। एमआईएस जो हो गया एक कस्टमाइज सॉफ्टवेयर हुआ। अगर हम लोग एक्सेल, एमएस एक्सेल जो होता है, उसको भी हम लोग एमआईएस के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको छोटे लेवल पे, जो उस पे फंड ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे एक छोटा दुकानदार, वो कैसे अपने दुकान के मॉनिटरिंग करता है, अपने एक्टिविटीज को कैसे वो मॉनिटर करता है। तो एक खाता बही रजिस्टर आता है। खाता बही में बेसिकली वो क्या लिखते हैं दुकानदार, कि किन लोगों ने कितना उधार लिया, आज हम लोगों ने कितना माल बेचा, कितना हम लोगों ने माल परचेज किया है
और कितना हमारे पास बचा हुआ है, वो सब कुछ उस रजिस्टर को देख के पहचान जाते हैं, उसमें उनको वो आकलन कर सकते हैं। दूसरा, इससे थोड़ा सा एडवांस्ड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे एमएस एक्सेल। तो एमएस एक्सेल में भी सेम चीज होता है, बल्कि वह कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में होता है। अब बाद में हर ऑर्गेनाइजेशन की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, तो वो क्या करते हैं, एमआईएस का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि एक कस्टमाइज्ड उनके जरूरत के हिसाब से ये सॉफ्टवेयर डिजाइन किया जाता है। बहुत सारी कंपनीज, ओरेकल हो गई, रोल्टा हो गई, ये सब जो कंपनीज हैं ये एमआईएस सॉफ्टवेयर बनाती हैं, वह ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। तो एमआईएस सॉफ्टवेयर आपको देखना है तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट, बीआरएलपीएस के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप चले जाइएगा। वहां पे देखिएगा ऊपर जो टैब होता है उसमें एमआईएस करके होगा, उसमें सारा कुछ आपको दिखा देगा, डैशबोर्ड, एमआईएस रिपोर्ट, सब कुछ दिखा देगा कि कितने एसएसजी इस डिस्ट्रिक्ट में रजिस्टर हुए हैं, कितने को बैंक से जोड़ा गया है, यानी एसएसजी बैंक लिंकेज कार्यक्रम के तहत कितने एसएसजी को लिंक किया गया है, कितने बकरी पालन कर रहे हैं, कितने भेड़ पालन कर रहे हैं, ये सब कुछ आपको पूरा डेटा वहां दिखा देगा। तो ये सब चीज से क्या होता है, ये जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको इनिशियल स्टेज पे जो भी उनके सामने बाधाएं आ रही हैं वह पहचानने में मदद मिलती है। ये हो गया हमारा मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन का तंत्र। हम लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया, उसका क्रियान्वयन किया, अब उसको हमें देखना भी तो है कि भैया जो हम लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया था वो सही है या नहीं है। तो उस चीज के लिए हम लोग क्या करते हैं, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन अलग अलग पहलुओं से और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का इस्तेमाल करके। अब आइए अगला टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कन्वर्जेंस। एनआरएलएम जो है इस पे बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करती है। तो अभिसरण का अर्थ है विभिन्न सरकारी योजनाओं, कार्यक्रमों और संस्थागत प्रयासों का एकीकृत उपयोग ताकि विकास का अधिकतम प्रभाव प्राप्त किया जा सके। चलिए इस अभिसरण को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे एनआरएलएम का मुख्य उद्देश्य क्या है, ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन। तो आपको एक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि आप एक इंसान का गरीबी उन्मूलन करिए। तो आप किस तरीके से करिएगा, एक ट्रेडिशनल मेथड लेते हैं जो सभी को बोलेंगे कि हम लोग क्या करेंगे, उनको फंड दे देंगे हाथ में, 50 लाख रुपया या 10 लाख रुपया जो भी अमाउंट है, चलिए 10 लाख रुपया हम लोग उसके हाथ में दे देते हैं। हमें लगेगा कि उसकी गरीबी दूर हो गई, लेकिन क्या एक्चुअली में उसकी गरीबी दूर हुई है और वह टिकाऊ है? 10 लाख रुपया हो सकता है वह एक दिन में ही खत्म कर दे या एक महीना में खत्म कर दे, लेकिन उसके बाद फिर तो वह गरीब ही रहेगा। तो यहाँ पे हमें उसका गरीबी उन्मूलन करना है, लेकिन उस वह जो है उन्मूलन जो है टिकाऊ होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि उसके सामने क्या क्या बाधाएं हैं। तो बाधाएं हैं कि उसके पास घर नहीं है, उसके पास शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। फिर अगर वह उसके पास जमीन है तो खेती करने के लिए उसके पास नॉलेज नहीं है। ये सब कुछ अलग अलग पहलू हैं, हम लोग देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि भैया इसको डेवलप करना है, तो ये सब चीज अगर हम उनको प्रोवाइड करवा देते हैं तब वह अपना डेवलपमेंट करवा सकते हैं और वह टिकाऊ रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे सरकारी स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं। अब प्रधानमंत्री आवास योजना को हम लोगों ने लिया, प्रधानमंत्री आवास योजना का इस्तेमाल करके हम लोग उसको घर अवेलेबल करवा दे रहे हैं, आवास। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हम लोग क्या करवा रहे हैं, वहां पे कनेक्टिविटी प्रदान कर रहे हैं। कि अगर वह कृषि कर रहे हैं तो सबसे पहले उनको कृषि जो भी आजीविका वो अपना रहे हैं, चाहे कृषि हो गया या फिर गैर कृषि क्षेत्र, उसके बारे में हम लोग नॉलेज देंगे उनको, उसका फायदा और नुकसान बताएंगे। अगर वह कृषि कर रहे हैं तो उसमें उनको ट्रेनिंग देंगे कि हाँ आप मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक का इस्तेमाल करिए, उसमें फंड का एलोकेशन जो होता है किस तरीके से आप ले सकते हैं, साहूकार पे ले रहे हैं तो साहूकार आपका किस तरीके से शोषण कर रहा है, उस चीज से आप कैसे बच सकते हैं। तो आप फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से जुड़ जाइए, वही तो करती है एनआरएलएम, फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से जोड़ती है, सस्ते दरों पर उनको लोन अवेलेबल करवा रहे हैं और स्वास्थ्य सुविधाएं के बारे में आयुष्मान भारत से उनको जोड़ दे रहे हैं। तो ये सब स्कीम है, इनका सिंगल ऑब्जेक्टिव है कि हमें आवास प्रदान करना है, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण करना है, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है और आयुष्मान भारत के तहत, और यहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग प्रदान कर रहे हैं। तो इन सब का सिंगल उद्देश्य है, लेकिन एनआरएलएम का उद्देश्य सिंगल नहीं है, बल्कि ये क्या करना चाहती है, ओवरऑल डेवलपमेंट कराना चाहती है। तो अगर यह सारा चीज अगर हम लोग इस्तेमाल करके इस इंसान को दे देंगे, उनका गरीबी उन्मूलन हो जाएगा और वह जो उन्मूलन होगा वह टिकाऊ रहेगा। तो जी हाँ, इस केस में रहेगा। यही एनआरएलएम करती है, कन्वर्जेंस को इस्तेमाल करके। कन्वर्जेंस एक स्ट्रैटेजी है। इससे क्या होता है, कार्यों की पुनरावृत्ति रोकती है, डुप्लीकेशन रोकती है, और जो संसाधन है यानी सीमित संसाधन, संसाधन हमेशा हमारे पास सीमित ही है, उसका सर्वोत्तम उपयोग यहाँ पे होता है। अब देखते हैं इसमें मुख्य अभिसरण क्षेत्र किस किस एरिया में कन्वर्जेंस हुआ है। जैसे मनरेगा और एनआरएलएम। तो मनरेगा के तहत क्या किया जाता है, मनरेगा निधि का उपयोग करके आजीविका गतिविधियों के लिए परिसंपत्तियों के निर्माण, जैसे तालाब, सिंचाई, नहर या पशुपालन,
लोगों को रोजगार दिया गया 100 दिन का, तो चलिए 100 दिन का रोजगार देके, लेकिन वो करेंगे कुछ ना कुछ तो बिल्ड करेंगे, तो वो उन्होंने कुछ अवसंरचना का निर्माण किया। अब उस अवसंरचना का निर्माण जो है वो हो गया है, अब एनआरएलएम उसको आजीविका के लिए इस्तेमाल करेगी। जैसे उसमें तालाब बनाया गया, तो तालाब में क्या करेंगे, वह मछली पालन करेंगे। तो ये आजीविका के अवसर प्रदान कर रही है इन दोनों मिलके। दूसरा हम लोग देखते हैं स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान के तहत एसएचजी समूहों को स्वच्छता अभियान, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन यानी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और शौचालय निर्माण जागरूकता में शामिल करना। एसएचजी समूह उस समुदाय से ही आते हैं, उस गांव से ही आते हैं, तो उनका इस्तेमाल करके हम लोग इस चीज को बढ़ावा दे सकते हैं कि हाँ देखिए, ओपन डेफिकेशन फ्री हमें गांव को बनाना है, क्योंकि खुले में शौच से क्या क्या परेशानी हो रही है, इन सब चीज के बारे में अवेयरनेस बढ़ाना, लोगों को मोटिवेट करना कि हाँ आप इस अभियान में आप शामिल होइए और घर में शौचालय निर्माण करवाइए। क्योंकि हमने सेक्शन 1 में पढ़ा था कि गाँव ग्रामीण समाज के जो लोग होते हैं वो रूढ़िवादी के होते हैं। घर में बहुत सारे लोग टॉयलेट्स नहीं बनवाते क्योंकि वो इसे गलत मानते हैं। तो ये समझाया जाता है यहाँ फ़ायदा। तीसरा है नेशनल हेल्थ मिशन। तो इसमें पोषण, स्वास्थ्य शिविरों और मातृ स्वास्थ्य जागरूकता में सहयोग दिया जाता है। कैसे? तो एसएसजी का उपयोग करके वो बताएँगे महिलाओं को कि आप अपने बच्चे को स्कूल में भेजिए, वहाँ पे क्या है कि पोषण वहाँ मिलेगा, मिड डे मील के तहत एक वक़्त का उन्हें पोषक तत्व मिलेगा, खाना मिलेगा। स्वास्थ्य शिविर जो भी लग रहा है, जैसे कि कोविड के टाइम में वैक्सीनेशन कैंप्स लगे थे, तो एसएचजी ही रिस्पॉन्सिबल होते थे या मुखिया होते थे उस चीज़ को समझाने के लिए। तो हम लोग पंचायती राज का भी इस्तेमाल कर रहे हैं उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, और मातृ स्वास्थ्य जागरूकता में भी यह सहयोग प्रदान करते हैं। फिर अगला है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री कुसुम योजना। ये सब क्या कर रही है? आवास और ऊर्जा योजनाओं को आजीविका व उद्यम संवर्धन से जोड़ना। तो जैसे हमने आजीविका के अवसर उनको प्रदान कर दिया कि आप कृषि में ये करिए, उसमें मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करिए, और उसमें सिंचाई के लिए आप क्या करिए, तो पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप एस्टैब्लिश कर लीजिए। तो हम लोगों ने उनके आजीविका में इस स्कीम का फायदा उठा दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जो वो घरों से वंचित थे उनके लिए हमने आवास का उपलब्ध करा दिया। तो ये क्या है, ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है बहुत सारे स्कीम्स का इस्तेमाल करके। फिर कृषि और कौशल विकास विभागों से मिलके जैसे प्रशिक्षण प्रदान करना, जिस भी क्षेत्र में देना है आजीविका में, चाहे कृषि हो गया, गैर कृषि हो गया या फिर उद्यम हो गया, उनके लिए हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है। तो यहाँ हम लोग उस डिपार्टमेंट से हम लोग मिलेंगे, कौशल विकास विभाग से कृषि आधारित आजीविका के अवसर प्रदान करेंगे। उसमें जो जो चीज़ जुड़े हुए हैं, वो जो सरकार प्रदान कर रही है, वह चीज़ यहाँ हम इस्तेमाल करके उनके लिए अवेलेबल करवाएंगे। अवेलेबल मतलब हाथ में लाके दे नहीं देंगे, बल्कि हम लोग उनको अवगत कराएंगे। तो और कौशल आधारित उद्यमों में सहयोग प्रदान करेंगे। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं सेक्शन 6 का डी, जिसके तहत हम लोग देखेंगे बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी मूल प्रशासनिक प्रक्रियाएं। वो हम लोग देखते हैं यहाँ पे मूल प्रशासनिक एवं वित्तीय प्रबंधन कौशल सभी स्तरों पर सुशासन के लिए आवश्यक है, जैसे कि पंचायत पदाधिकारियों, एसएसजी नेताओं और परियोजना कर्मचारियों के लिए। तो उनको, इन लोगों को, ये सब क्या होते हैं, हेड होते हैं। इन लोगों को बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमें अवगत कराना होगा। एक ऑफिस में कैसे काम होता है, एक कार्यालय में कैसे काम होता है, या फिर किसी सिस्टम में, उन सब चीज़ों से हमें उनको अवगत कराना है। तो इससे जुड़ी हुई कुछ मुख्य घटक होते हैं, चलिए एक-एक करके उनको देखते हैं। सबसे पहला हो गया आपका ऑफिस प्रोसीजर्स यानी कार्यालय प्रक्रियाएँ, जिसके तहत हम लोग क्या बताते हैं, तो फाइल का मैनेजमेंट कैसे होता है, रिकॉर्ड कीपिंग यानी अभिलेख संधारण, पत्राचार जिसको कॉरेस्पॉन्डेंस बोलते हैं, लेटर्स हो गया, ऑफिशियल लेटर्स, ये सब चीज़, और बैठक विवरण का रख-रखाव। तो इन सब चीज़ों का हमें मैनेजमेंट सिखाया जाता है कि वो कैसे उन सब चीज़ों को रखा जाता है और इसके रखने का क्या फ़ायदा होता है। ये ऑफिस प्रोसीजर्स में आता है। दूसरा फाइनेंशियल रूल्स यानी वित्तीय नियम। तो इसके तहत सरकारी लेखा प्रणाली, बजट आवंटन और व्यय रिपोर्टिंग की समझ प्रदान की जाती है। तो लेखा प्रणाली यानी कि गवर्नमेंट अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में आपको पता होना चाहिए, बजट का कैसे एलोकेशन किया जाना चाहिए, वो भी चीज़ आपको पता होना चाहिए, और जो भी आप खर्च कर रहे हैं उसके बारे में आपको रिपोर्टिंग करना तो ज़रूरी है। आप रिपोर्टिंग कैसे करिएगा? वर्बली नहीं, बल्कि उसको लिख के, जैसे वाउचर के माध्यम से वाउचर आप जनरेट कर रहे हैं। अब दूसरा हम लोग देखते हैं वित्तीय नियम में जनरल फाइनेंशियल रूल्स, जिसके तहत क्या किया जाता है, लेखा परीक्षा आवश्यकताओं और वाउचर संधारण यानी कि वाउचर मेंटेनेंस का ज्ञान दिया जाता है उसमें, कि वाउचर कैसे मेंटेन करना चाहिए, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ऑडिट रिक्वायरमेंट्स, ऑडिट देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी डिपार्टमेंट में। ऑडिट का मतलब यही हुआ कि जो आप खर्च कर रहे हैं, जो आपने लिखा कि हाँ इतना पैसा हमारे पास आया और इतना हम लोग खर्च कर रहे हैं,
वो पैसा आप खुद से नहीं ला रहे हैं, आपके पॉकेट से नहीं आ रहा है, बल्कि आपको कोई दे रहा, सरकार दे रही है, मिनिस्ट्री दे रही है। तो इतना पैसा अगर 1 लाख रुपया वो दे रही है, तो अगर आपने 1 लाख रुपया खर्च किया तो उसके बारे में आपको विवरण देना होगा, जो कि आप मार्च क्लोजिंग में कोई डिपार्टमेंट जो है वह चाहे प्राइवेट हो गए या फिर सरकारी हो गए, वही लेखा जोखा तैयार करते हैं मार्च क्लोजिंग में कि एक फाइनेंशियल ईयर में हमारे डिपार्टमेंट में जितना पैसा आया था वो हमने इन इन चीज़ों में खर्च किया है। और उस चीज़ वह फिर आप सबमिट करते हैं उस फाइल्स को, और उसके बाद उसका ऑडिट होता है। तो ऑडिट सीएस करते हैं, यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स करते हैं। उनकी काम ही ये होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो आपने ये विवरण दिया है वो सही है या नहीं है। तो ये सब चीज़ के बारे में फाइनेंशियल रूल्स में सिखाया जाता है, अवगत कराया जाता है। अब चलिए अगला रूल्स देखते हैं हम लोग ऑफिस प्रोसीजर्स में, दस्तावेजीकरण एवं रिपोर्टिंग, यानी डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग। तो इसमें विभिन्न रजिस्टर जो होते हैं उसका रख रखाव के बारे में आपको अवगत कराया जाता है, जैसे कैश बुक हो गया, स्टॉक रजिस्टर, उपस्थिति और बैठक मिनट्स, यानी कि मीटिंग्स रजिस्टर जो होता है इसको बोलते हैं। उसके बाद आप अधिकारियों को मासिक या फिर त्रैमासिक रिपोर्टों की समय पर प्रस्तुति करते हैं। जो भी आपका रिपोर्टिंग टाइम होगा, वो रिपोर्टिंग क्यों होता है? बेसिकली ये प्रूव करने के लिए कि जो आप अपना काम है वह बखूबी कर रहे हैं। तो आप अपने सीनियर ऑफिशियल्स को या तो मंथली बेसिस पे उस रिपोर्ट को प्रस्तुत कर सकते हैं, या फिर उनके जब भी वो मांग रहे हैं, अगर 15 दिन पे ही वो मांगे कि हाँ जरा लाइए ये रजिस्टर हम देखना चाहते हैं, तो उसमें आपको ये सब चीज़ मेंटेन करना होगा। अगर आप नहीं करते तो रिपोर्टिंग पूरी नहीं होगी, आप फिर उसके लिए जवाबदेही बनिएगा। या फिर क्वार्टरली मीटिंग जो होता है, तो बहुत जगह क्वार्टरली मीटिंग ही होता है, डेली उसकी रिपोर्टिंग नहीं होती। कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन में है डेली रिपोर्टिंग होती है, लेकिन ओवरऑल अगर बोला जाए तो या तो मंथली बेसिस पे होती है या फिर क्वार्टरली, चाहे गवर्नमेंट हो गया या फिर प्राइवेट हो गया। और सबसे लास्ट में पारदर्शिता और जवाबदेही। तो देखिए, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, आपको ये सब चीज़ बताया जाता है। तो सूचना को नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करना, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, आप किसी भी विभाग में आप काम कर रहे हैं किसी एक फाइल पे, तो सिर्फ आप उस तक सीमित नहीं रहते। उस ऑर्गेनाइजेशन में उस चीज़, उस डिपार्टमेंट में जितने लोग जुड़े हुए रहते हैं, सब उस फाइल से रिलेटेड रहते हैं। हो सकता है इनिशियल लेवल पे आपके पास जाए, आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रोल है, आपने उस फाइल पे अदा कर दिया, अब ये आपसे ऊपर में जाएगा। तो ये आपका देख सकते हैं कि आपने कौन सा काम किया, और आप भी देख सकते हैं कि ये उसमें क्या मेंशन कर रहे हैं। ये सब कुछ ट्रांसपेरेंट होता है। और कुछ चीज़ें होती हैं जो नोटिस बोर्ड पे आपको प्रदर्शित करना, तो ट्रांसपेरेंसी का एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिया। अकाउंटेबिलिटी, सामाजिक लेखा परीक्षा और निधियों का सार्वजनिक खुलासा करना। देखिए, ये फंड्स जो होता है, जैसे एसएसजी के एमआईएस पे आप जाके देखिएगा, पीआरएलपीएस पे, वहाँ जो भी फंड उनको कितना आया, और वह पब्लिकली वो डिक्लेयर करते हैं कि कहाँ कहाँ हम लोग खर्च कर रहे हैं। बजट में भी तो यही होता है कि हमारे पास कितना पैसा आएगा, सरकार ये डिक्लेयर करती है, चाहे केंद्र या राज्य, कि हमारे पास कितना पैसा आएगा और किस किस क्षेत्र में हम लोग खर्च करेंगे। तो यह रिपोर्ट जारी करती है, तो उसके लिए वह जिम्मेदार भी होती है। तो चलिए, यहाँ कंप्लीट हो गया हमारा सेक्शन 6। अब इससे जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग कंडक्ट कर लेते हैं। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वार्षिक कार्य योजना यानी एनुअल एक्शन प्लान तैयार करने का पहला चरण कौन सा? तो एनुअल एक्शन प्लान करने का सबसे पहला स्टेज होता है ऑप्शन बी। हम लोग आवश्यकताओं को पहचानते हैं और उस बेसिस पे हम लोग प्रायोरिटीज डिसाइड करते हैं कि कौन सा काम हमें सबसे पहले करना है। दूसरा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में गैंट चार्ट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो गैंट चार्ट बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है समय निर्धारण और ट्रैकिंग के लिए, टाइम शेड्यूलिंग एंड ट्रैकिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, ग्रामीण विकास परियोजनाओं में निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्य प्रदर्शन सूचकांक है, यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स है ग्रामीण विकास परियोजनाओं में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लाभार्थियों की संख्या। यह एक सूचकांक है जिसके जरिए हमें पता चलता है कि कितने लोगों तक वह लाभ जो है मिल रहा है, उससे हमारा प्रोजेक्ट का परफॉर्मेंस पता चलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, परियोजना प्रबंधन यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एमआईएस मुख्य रूप से किस में मदद करती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। यह क्या करती है? रियल टाइम में डेटा को कलेक्ट करती है और निर्णय निर्माण लेने में यह मदद करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ग्रामीण परियोजनाओं में कन्वर्जेंस का अर्थ क्या है? तो ये बेसिकली कन्वर्जेंस का डेफिनेशन पूछ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बेहतर परिणामों के लिए विभिन्न योजनाओं का एकीकरण करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एमजी नरेगा को अक्सर किस योजना के साथ ग्रामीण स्वच्छता संरचनाएं बनाने के लिए जोड़ा जाता है? तो देखिए, क्वेश्चन जो है बेसिकली कन्वर्जन से है, यानी अभिसरण से है, कि एमजी नरेगा के साथ हम लोग किस एक स्कीम का इस्तेमाल करके हम लोग ग्रामीण स्वच्छता संरचनाएं बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वच्छ भारत मिशन, जिसके तहत टॉयलेट्स बनाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7,
प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में मॉनिटरिंग यानी निगरानी मुख्य रूप से किससे संबंधित है? बेसिकली मॉनिटरिंग के बारे में ये पूछ रहा है कि ये होता क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रोजमर्रा की प्रगति ट्रैक करना। मॉनिटरिंग हमको पता है कि यह कंटिन्यूड प्रोसेस है, यानी कि एक निरंतर प्रणाली है जो निरंतर होती है। अगला क्वेश्चन है इवैल्यूएशन से रिलेटेड कि परियोजना प्रबंधन में मूल्यांकन आमतौर पर कब किया जाता है? हम लोग किसी भी चीज को इवैल्यूएट कब करते हैं? या परियोजना शुरू होने से पहले, केवल क्रियान्वयन के दौरान, या फिर परियोजना चक्र के दौरान या बाद में, या फिर किसी भी चक्र के बिना? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, परियोजना चक्र के दौरान या बाद में। अगला क्वेश्चन है वार्षिक कार्य योजना तैयार करने में कौन सा दस्तावेज महत्वपूर्ण है? एनुअल एक्शन प्लान बनाने में उसका इनिशियल स्टेज पे जाइए हम लोग। इनिशियल स्टेज पे हम लोग क्या करते थे? तो हम लोग बेसलाइन सर्वे रिपोर्ट यानी कि आधारभूत सर्वेक्षण रिपोर्ट के हिसाब से हमें क्या पता चलता था, आवश्यकताएं, क्या संसाधन उपलब्ध हैं और क्या चुनौती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी एक मूलभूत कार्यालय प्रक्रिया है? तो ये बेसिक ऑफिस प्रोसीजर है। बेसिक ऑफिस प्रोसीजर में क्या होगा? हॉस्पिटल ट्रीटमेंट नहीं, एग्रीकल्चर प्लॉइंग नहीं, रोड कंस्ट्रक्शन नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा फाइल पर टिप्पणी करना और संचालन करना, या फाइल पे आप कमेंट करिए, उस पर नोट्स लिखिए कि हाँ फाइल किस चीज से रिलेटेड है उसके हेड में, और फिर इंटरनली में आप मेंशन करिए कि हाँ लास्ट टाइम क्या अपडेट हुआ था, वो सब कुछ उसमें कमेंट आप दीजिए और उसको आगे बढ़ाइए। तो ये बेसिक ऑफिस प्रोसीजर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा वित्तीय नियम सुनिश्चित करता है कि बिना अनुमति कोई व्यय ना हो? क्वेश्चन में बेसिकली ये पूछ रहा है कि एक ऑफिस में ऐसा कौन सा सिस्टम को फॉलो किया जाता है जिसमें आपको खर्च करने के पहले परमिशन लेना हो? वह है आपका ऑप्शन बी, अप्रोप्रिएशन रूल यानी कि विनियोजन नियम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा कन्वर्जेंस का लाभ है? कन्वर्जेंस का यहाँ लाभ पूछ रहा है, बेनिफिट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग। प्रयासों की पुनरावृत्ति तो यह रोकता है। इंक्रीज्ड पेपर वर्क, ये कागजी कार्रवाई थोड़ी बढ़ाता है। और क्रियान्वयन में देरी को कम करने के लिए, इस चीज से निपटारा पाने के लिए कन्वर्जेंस किया जाता है। अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ मिलके समन्वय किया जाता है। तो चलिए यहाँ कंप्लीट हो गया हमारा सब्जेक्ट नॉलेज का सेक्शन 6, और पूरा सब्जेक्ट नॉलेज भी कवर हो गया यहाँ पे। जैसा कि मैंने बोला था आपको, मैं यूट्यूब पे भी कंडक्ट करवा दूंगा, थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि मुझे पर्सनली टाइम नहीं मिल पा रहा था। यहाँ हमारा सब्जेक्ट नॉलेज कंप्लीट हो गया। अब आप लोग प्लेलिस्ट से जाके उसको देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। और कल यानी कि सुबह 8 बजे से लेके 12 बजे तक हमारा टेस्ट सीरीज एक्टिव रहेगा। आप लोग उस समय लॉग इन करके उसको अटेंड करिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।